मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं। हर दिन हम केशायब से संबंधित एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम तारुण्य पेटिका पिंपल्स आयुर्वेद दृष्टिकोण के बारे में बात करने जा रहे हैं। आजकल तारुण्य पेटिका अर्थात मुहासे मतलब पिंपल्स, यह सौंदर्यता के नजरिए से बड़ा महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय है। इस वजह से अनेक समस्याओं से लड़ना पड़ता है। इन पिटिकाओं की उत्पत्ति का मुख्य हेतु क्या है? इसका और उम्र का कोई संबंध है और कोई चीजों का, बालों का और मुहासे का क्या संबंध है? इस पर इलाज क्या है? चलिए जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने मार्गदर्शक डॉक्टर स्निग्धा वर्धक। मैडम बोरीवली मुंबई के केशायब शाखा की डायरेक्टर है और साथ में समन्वय आयुर्वेद और पंचकर्म क्लिनिक के निर्देशक भी है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है केशायब ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी, थैंक यू। मैडम को 10 साल का अनुभव है। मैडम ने सायन आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल मुंबई से अपनी बीएमएस डिग्री पूरी की है। आयुर्वेद में उनकी मजबूत आस्था और पूर्ण विश्वास है, जो मैडम ने उनके गुरु डॉक्टर किरण अंबेकर से सीखा है। मैडम ने आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण मतलब पल्स डायग्नोसिस में विशेष ज्ञान प्राप्त किया है और आयुर्वेदिक उपचार और पंचकर्म चिकित्सा में अच्छा अनुभव है। मैडम की स्पेशलिटी बाल और त्वचा विकार, न्यूरोमस्कुलर संयुक्त विकार, पाचन विकार है। नवंबर 2017 में समन्वय आयुर्वेद ने केशायब के सहयोग से बालों की देखभाल के लिए एक प्रामाणिक आयुर्वेद उपचार शुरू किया है। मैडम को 2018 में जाने माने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयुर्वेद कांग्रेस में पूर्वकाल क्रूसिगी लिगामेंट के आयुर्वेद प्रबंधन पर एक पेपर प्रस्तुत करने के लिए चुना गया था। मैडम का पेपर और उपचार की लाइन को चेयरपर्सन ने नोट किया था। आज तक मैडम की केशायब ब्रांच टॉप 10 में रही है। कई बार ब्रांच पहली और दूसरे नंबर पर भी थी। इस काम के लिए मैडम को केशायब उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो चलिए ऐसे ज्ञानी और अनुभवी डॉक्टर के साथ मुलाकात शुरू करते हैं। मैडम आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है केशायब ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में। थैंक यू नरेश्वर जी, थैंक यू। आपने इतना अच्छा मैडम हम तारुण्य पेटिका मतलब पिंपल्स आयुर्वेद दृष्टिकोण इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आजकल जितने सारे यंग जनरेशन के बच्चे हैं, जब वो आईने के सामने खड़े रहते हैं तो चेहरे पर कहीं पे भी कोई दाग दिखा और चेहरे पे कोई पिटिका दिखा तो उनको टेंशन आ जाता है, खामोखाम वो परेशान हो जाते हैं। तो तारुण्य पेटिका क्या है, पिंपल्स क्या है, इसके बारे में आयुर्वेद और एलोपैथी में कौन से परसेप्शन दिए हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, जिन्हें हम सामान्य भाषा में तारुण्य पेटिका जो हम कहते हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में मुहासे या पिंपल्स कहते हैं। मॉडर्न की परिभाषा में उसे एक्ने कहा गया है और आयुर्वेद की परिभाषा में उसे तारुण्य पेटिका कहा गया है। युवाओं की मूछ में होने की वजह से उसे युवा पेटिका भी कहते हैं। अभी ये मुहासे कैसे होते हैं ये बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी फोटो दिखाना चाहूंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जहां से रोग मतलब बाल निकल रहा है वहां एक डक्ट है और उसी के ठीक बाजू में है एक तैल ग्रंथि जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं और उसके बाजू में रहती है स्वेट ग्लैंड जिसे हम स्वेद ग्रंथि कहते हैं। इन दोनों ग्रंथियों का काम होता है ऑयल यानी सीबम और पसीना उत्पन्न करना, जो इस डक्ट से बाहर निकल के हमारी त्वचा पे फैलता है, जो हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है और उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बाहरी इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद करता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, ये डक्ट ब्लॉक हो जाती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। क्या होता है, अगर एक ड्रेनेज की पाइप, अगर पाइप में से पानी का बहाव अच्छे से चल रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां पे अगर कचरा तो पानी का बहाव रुक जाएगा। कचरा ज्यादा है
तो कितना भी कोशिश करो वहां से नहीं बाहर निकल पाएगा। वैसे ही हमारी त्वचा में डेड स्किन सेल, धूल, मिट्टी, इनकी वजह से ये डक्ट ब्लॉक हो जाता है और ऑयल और पसीना वहां से बाहर नहीं निकल पाता। और ये ऑयल और पसीना अगर ज्यादा जोर वहां लगाए तो शायद थोड़ा कुछ बाहर निकले, लेकिन पूरा नहीं निकलता क्योंकि डक्ट तो ब्लॉक है। अभी जो बाहर निकला है वो बाहरी हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से काला पड़ जाता है और सख्त नुकीला हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक हेड, जो हाथों को चुभते भी है। कभी कभार त्वचा के नीचे ही ये प्रेशर दे के एक छोटी सी फोड़ी बन जाती है और हवा का संपर्क ना आने से ये सफेद का सफेद दाना, जिसे हम व्हाइट, कभी कभार अगर इंफेक्शन हो जाए क्योंकि वहां पे पसीना भी है और पसीना वहीं पड़ा रहा तो उसमें इंफेक्शन हो सकता है। उस इंफेक्शन की वजह से वहां दर्द भरे, पस भरे बड़े एक्ने तैयार हो जाते हैं, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी। और कभी कभी अगर मेद धातु की दृष्टि ज्यादा हो तो उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स भी तैयार हो जाते हैं, जिसको हम सिस्टिक एक्ने। अभी आयुर्वेद में भी इसके बारे में कहा गया। आयुर्वेद में कहा है शाल्मलिकंटकाकारा पीड़का सरुजोघना कफ मारुत रक्तजा मेदो गर्भा युवान पीड़ में क्या हो जाता है कि कफ, रक्त, मेद और वात की दृष्टि से यह युवान पीड़िका होती है, ऐसा कहा गया। तो क्या है ये कफ, रक्त, मेद, वात? जिन्होंने हमारे पहले लेक्चर सुने हैं इस पीढ़ी से उनको पता होगा, लेकिन आज अगर कोई नए दर्शक ज्वाइन हुए हैं तो उनके लिए मैं दोहराती हूँ। हमारा शरीर 3 दोष, 7 धातुएं और 3 मलों से बना है। ये 3 दोष है कफ, वात और पित्त। 7 धातुएं है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और 3 मल है मूत्र, विष और श्वेत। भी अगर इनमें कफ और वात की अगर दृष्टि हो जाए तो कंटकाकारा मतलब कांटे के जैसा ब्रॉड बेस और पॉइंटेड के जैसा कल नुकीला पीड़िका चेहरे पे तैयार होती है, जिसे ओके। मैडम, पिछले कुछ लेक्चर में और जितने सारे हमारे इंटरव्यू हुए हैं उसमें हमने देखा है और कुछ बार बताया ही है कि जो खान पान है उसका असर बालों के ऊपर होता है। सो हमें पता चल गया अभी इंटरव्यू की दौरान, क्या मुहासे पर भी खाने पीने का असर हो जाता है और किस तरह से होता है? जैसे कि जंक फूड होगा, फास्ट फूड है और बहुत सारे ऐसे टाइप से फूड के, तो उसका किस तरह से असर होता है मुहासे पर? अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो शायद वो कहेंगे कि इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में कोई भी व्याधि के लिए, कोई भी डिसीज के लिए आपका खान पान, रहन बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप जो खाते हैं उसी से आपके शरीर और मन का पोषण होता है। तो क्या होता है कि कभी कभार हम खाना खाते हैं तो खाने में आते हैं पिज्जा, बर्गर, ऐसी चीजें बाहर का खाना रहता है। और पिछले मैंने अभी आपको बताया कि मेद धातु के बिगड़ने से यह तारुण्य पित्ताएं होती है। तो अभी अगर हम पिज्जा, बर्गर या फिर समोसे जैसी तली हुई चीजें खाएंगे, अभी बेकरी में भी उसमें हम मेयोनीज यूज करते हैं, बटर यूज करते हैं, उसमें यूज होता है। तो ये सब आपका फैट मतलब मेद बढ़ाने वाली चीजें, सही है। वैसे ही आप अलग अलग तरह की चटनियां यूज करते हैं। आजकल तो कुछ खाने में खाने से ज्यादा चटनियां ही होती है, पेरी पेरी सॉस, मस्टर्ड सॉस या फिर पेपरोनी, ऐसी चीजें होती है जिसमें ज्यादा नमकीन भी होता है। तो नमक, खट्टा, तीखा ऐसा खाने से हमारा रक्त धातु और मेद धातु दोनों बिगड़ जाती है। और ऊपर से अभी लोगों को प्रेजेंटेशन की चिंता होती है, पढ़ाई का स्ट्रेस
स्ट्रेस रहता है, तो रात को जागना है, मीटिंग के में सोना नहीं है, तो चाय कॉफी जैसी चीजें ज्यादा पी जाती है, जिससे पेट और रक्त तो बिगड़ने ही वाला है। या फिर स्ट्रेस दूर करने के लिए शराब, तंबाकू, सिगरेट आदि व्यसनों का सहारा लिया जाता है। उससे भी आपका पित्त रक्त बिगड़ता है, मेद बिगड़ता है और ये मुहासे ज्यादा बढ़ती है। अभी एक छोटा सा मैं किस्सा आपको बताना चाहती हूँ, मतलब बहुत ही छोटी बात है। मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई थी, उनको चेक करके दवा 2 महीने हुए लेकिन कुछ कम ही हुआ उनका मुहासे। तो फिर हमने सोचा चलो फिर से एक बार, इसलिए हमने फिर से हिस्ट्री दोहराई। तो बातों बातों में वो कह गई कि उसे सॉफ्ट बहुत भारी है, कि मम्मी ने बनाई हुई सॉफ्ट तो बहुत ज्यादा था। मैंने पूछा आप और मम्मी तो बोला कि सॉफ्ट, तिल, अजवाइन, अलसी सब चीजें बना मिला के वो बनाती थी। तो मैंने पूछा कि पर कितनी बार खाते हो आप? तो उसने बोला कि अरे वैसे ही है, मतलब मैं पानी पीने भी अगर किचन में चली जाऊँ तो भी ऐसे ही 2-4 चम्मच खा लेती। मतलब सोचिए हम दिन में 3 बार सॉफ्ट खाए ज्यादा से ज्यादा, या फिर 2 ही, लेकिन ये लड़की 8 से 10 बार 2 से 4 चम्मच सॉफ्ट, और ये तेल, अजवाइन ऐसे उष्ण पित्त रक्त को बिगाड़ने वाली चीजें ना जाने, मतलब उसको पता ही नहीं था कि इससे ये सब होता है, और वो चाव से खा रही थी। तो ऐसी चीजों से भी बहुत तकलीफें होती है। ओके ओके, ये खान-पान का बहुत महत्व है। हमने बहुत लोगों को तीखा बहुत पसंद आता है, मुझे तीखा चाहिए। हाँ, जब होटल में जाते हैं ना तो ऑर्डर में तीखा चाहिए होता, मसालेदार चाहिए होता है। तो वो हम नहीं सोचते कि उसका असर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया एग्जाम्पल की यूज करके, सो बहुत बढ़िया। मुझे ये जानना है कि बहुत सारे लोगों को आदत है कि बार बार चेहरा धोना, साफ करना, और वो सोचते हैं कि चेहरा धोने के बाद हमारे जो पिंपल्स है वो निकल जाएंगे। ऐसा है क्या? उसका कोई रिलेशन, उसका कोई संबंध है? बार बार चेहरा धोना जरूरी है जो हमारे पिंपल्स कम करने के लिए? मुझे हंसी आई, इसका कारण ये है कि इस बात पर हम क्लिनिक में ऑलमोस्ट हर पेशेंट के साथ काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि एडवर्टाइजमेंट में तो दिखाते हैं, कोई भी एडवर्टाइज हो पिंपल के प्रोडक्ट का, यूजुअली वो तो फेस वॉश, सीरम या फिर टोनर ऐसा ही कुछ तो रहता है। तो पहली बार हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत बार ऐसे फेस धोया करो। तो लोगों के दिमाग में ये बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया है कि मुंह साफ रखा तो पिंपल नहीं हो, लेकिन मुंह साफ रखना ये एक ही वजह नहीं है ना कि जिससे पिंपल, मतलब मुंह का खराब होना, ये एक ही वजह ये नहीं है कि जिससे पिंपल हो। उल्टा मुंह साफ करने के लिए, मतलब चेहरा धोने के लिए लोग अल्कोहल बेस्ड सोप यूज करते हैं या फिर एंटीबैक्टीरियल सोप यूज करते हैं। बार बार स्किन धोते हैं जिससे त्वचा ड्राई हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और एक बात है कि अगर बहुत रगड़ के आपका चेहरा धोते हैं तो वो पिंपल्स जो है फूट जाएंगे और तो वहां पे स्कार बन जाएंगे। तो वहां के जो पिंपल में से जो पस लेगा वो और जगह पे लगेगा और भी पिंपल बढ़ेंगे। तो हमें ये सोचना जरूरी है कि सिर्फ बाहरी कारणों से पिंपल नहीं होते, अंदरूनी कारण भी कुछ होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चेहरा धोते वक्त ये जरूर ध्यान में रखना है। उसमें और एक बात ऐसी है कि जब चेहरा तो हमने धो लिया, उसके बाद मेकअप का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, खास जो ये महिलाएं हैं, लेडीज है, उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो मेकअप के लिए बहुत सारे लोशन, बहुत सारे मॉइस्चराइजर, बहुत सारे कंपनी के अलग अलग सब लगाते हैं। तो ये लगाने से वहां से बढ़ते हैं क्या कम होते हैं? ये भी एक कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है क्लिनिक में। क्या हो जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, अगर पानी का बहाव ठीक रहा है तो होगा, लेकिन जब ये मेकअप या ऑयल बेस्ड लोशन ऐसे यूज करते हैं
तो क्या हो जाता है, बहुत बार हमारी जो पोर्स है उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है। कभी कभार लोग सस्ते प्रोडक्ट, अभी तो ट्रेन फुटपाथ पे भी मिलता है makeup, तो वो भी से क्या होता है कि अगर उसका मतलब उसको कलर पिगमेंट्स यूज है वो अगर अच्छे क्वालिटी के नहीं है तो एलर्जी हो सकती है। वो अब पाउडर पाउडर बनेगा और आपके पोर्स ब्लॉक करेगा और पिंपल्स जाएंगे। और एक बात है कि ऑयली क्रीम है वो आपके पोर्स भी ब्लॉक कर सकते हैं, तो इसके लिए स्किन टाइप का लोशन या टोनर आपको यूज करना पड़ता है। चौथी बात है लड़कियां ही नहीं लड़के भी हेयर क्रीम या फिर हेयर स्टाइलिंग जेल्स ऐसी चीजें यूज करते हैं। तो अगर उसकी एलर्जी है तो यहाँ पे ज्यादा पिंपल्स दिखाई देंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो पहले तो मेकअप कम से कम यूज करो, जितना हो सके उतना मेकअप अवॉइड करो, जब भी जरूरी है तभी मेकअप लगाए और काम खत्म होने के बाद जल्दी से एक अच्छा रिमूवर या फिर टोनर यूज करके वो हटा दे। लेट तक या फिर मेकअप पहन के ही सोना ये बहुत गलत आपकी हैबिट हो सकती है। और मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के यूज करें जिनको होते हैं कि जिससे पिंपल नहीं आते, ऐसे क्वालिटी के आप अगर यूज करें। ओके मुझे मैं आगे जब मुझे पूछना ही है कि कैसे हम चुने क्वालिटी फास्ट आफ्टरवर्ड, बट नाउ यहाँ पे ना मैं ये जानना चाहता हूँ, आप केशायुर्वेद में बालों जितने सारे व्याधि हैं उसके बारे में आप सलाह देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो मुझे ये जानना है कि बालों का और मुहासे जितने सारे व्याधि है, बालों की व्याधि है और मुहासे रूसी उसका कोई संबंध है? जैसे कि डैंड्रफ, रूसी, उनका कोई कनेक्शन है, उसका कोई रिलेशन है, इसकी वजह से ये होता है, क्या बताएंगे इसके बारे में? केशायुर्वेद का अगर आप पूरा नाम पढ़े तो केशायुर्वेद का नाम ही है केशायुर्वेद हेयर एंड स्किन केयर प्राइवेट लिमिटेड। मतलब यहाँ पे और हमारा ब्रीद वाक्य भी वही है कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर ऑल हेयर एंड स्किन कंप्लेंट। तो उसी में बाल और त्वचा का संबंध आ गया है। और आयुर्वेद में भी हमारे ग्रंथकर्ताओं ने बहुत बारी बालों की कोई समस्या है तो भी मुखलेप बोला है, मतलब चेहरे पे लेप लगाइए, या फिर अगर चेहरे की कोई समस्या है तो पहले बालों की तकलीफ ठीक करे, ऐसा बोला है। क्योंकि उन्हें भी पता था कि बाल और चेहरे की त्वचा इनका बहुत बारीकी संबंध है। और क्लिनिक में भी हम यही देखते हैं। बहुत बारी क्या होता है कि अगर पेशेंट को डैंड्रफ है या फुंसिया है, हमारे अरुणशिका कहते हैं, छोटे छोटे फोड़े आते हैं स्किन में और वो इन्फेक्शन की वजह से है। तो ऐसे इन्फेक्टेड डैंड्रफ जब चेहरे पे गिरता है तो ये यहाँ पे अपना फोरहेड, गालों पे, कंधों पे, पीठ पे, छाती पे ऐसे मुहासे निकलते हैं। तो बहुत बारी हमें मुहासों के ट्रीटमेंट से पहले इस डैंड्रफ की, इन फुंसियों की ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ओके मुझे ये पूछना है कि जब जेंट्स है, लेडीज है, सो स्पेशली लेडीज के जितने सारे पीरियड्स के दिन में वो मुहासे बढ़ते हैं क्या, और वैसे ही जेंट्स जब उसकी लड़के जो है उम्र में आते हैं उसी टाइम उनके मुहासे बढ़ने कम हो जाता है क्या, और लेडीज के जब पीरियड्स के दिन है सो ज्यादा की जितने सारे लेडीज लोग देख रहे होंगे तो उनको डेफिनेटली इट विल हेल्प कि किस तरह से बढ़ते हैं या क्या उसके रीजन है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। हाँ, इसमें से जो पीरियड्स वाला मतलब मासिक धर्म का जो पार्ट है उसका आंसर मैं देना चाहूंगी। पहले क्या हो जाता है कि जो हमारे बॉडी में पीरियड जो आते हैं महीने के वो 5 दिन, तो वो पूरा एक्चुअल साइकिल रहता है, उसमें पीरियड 5 दिन के रहते हैं।
तो इस पूरे साइकिल में हमारे बॉडी में हार्मोन्स रहते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, उनकी मात्रा कम ज्यादा बढ़ती रहती है। और जब भी पीरियड्स का वक्त होता है तो उसके वजह से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में इम्बैलेंस होने की वजह से यह तकलीफ होती है। क्या होता है कि हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड है, जो ऑयल ग्लैंड मैंने आपको पहले बताई थी, वो इन हार्मोन्स पे के थ्रू एक्ट करती है। मतलब ये हार्मोन्स का प्रभाव रहता है इन सेबेशियस ग्लैंड। तो पीरियड के पहले यूजुअली बहुत एक्टिविटी हो, हार्मोनल एक्टिविटी होने की वजह से तेल और स्वेट, मतलब तैल ग्रंथि और स्वेद ग्रंथि का कार्य बढ़ जाता है और उसकी वजह से ज्यादा ब्रेकआउट, जिसको हम बोलते हैं ज्यादा मुहासे आना, वो दिखता है। आयुर्वेद शास्त्र में भी ऐसे बोला है कि पीरियड्स के पहले शरीर में पित्त की ऊष्मा की वृद्धि होती है, हीट भी बढ़ती है बॉडी, जिससे मेद और स्वेद की दृष्टि होती है और इस मेद और स्वेद की दृष्टि से ही पीरियड्स आते हैं। इसीलिए शास्त्रकर्ताओं ने ये कहा भी है कि पीरियड के दिन में, मतलब अगर रहे तो उन्हें साधा सात्विक भोजन करिए और तीखा, तला हुआ, नमकीन, ऐसी चीजें कम खानी चाहिए। इनका अगर परहेज करे तो ये तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आजकल ये नहीं होता, बाहर का खाना ज्यादा खाया जाता है। पीरियड में तो थोड़ी ना कोई रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, ऐसा हमें बताया जाता है। तो इस वजह से ये तकलीफें ज्यादा बढ़ रही है। और आपने दूसरा भी सवाल पूछा था युवाओं के बारे में। सही है, हाँ, सही है कि सिर्फ युवा, मतलब लड़की नहीं तो लड़कियों में भी ये तकलीफ दिखती है। इसका कारण मतलब बचपन से ही हमारे शरीर में शुक्र धातु रहती है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि कलियां जब कली होती है तो उसकी खुशबू आपको पता नहीं चलती, और कली के खिलने के बाद, फूल के खिलने के बाद ही आपको उसकी सुगंध पता चलती। वैसे ही जब बचपन से यौवन में हम प्रवेश करते हैं तभी हमारे शुक्र धातु और यानी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो है वो काम करना शुरू कर देते और उनकी गति, और मैंने जैसे बताया कि सेबेशियस ग्लैंड उनके ही प्रभाव में रहती है, तो ऑयल और स्वेट प्रोडक्शन भी बढ़ता रहता है। और ये पीरियड ऐसा है कि 16वां साल जो बोलते हैं इसे, कि इसमें हमको बहुत सारी चीजें है, हमें स्पोर्ट्स करना है, पढ़ाई करनी है, दोस्तों के साथ घूमना है, दोस्तों के साथ फिट भी होना है। तो हमारा खान पान, सोच, लैंगिक विचार और रात को जगना, दिन में सोना, ऐसी वाली जो लाइफस्टाइल भी उसमें आ जाती है। उसके वजह से क्या हो जाता है कि हमारा पहले से ही एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसमें ये सब कारण है जो उसको और बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से यंग एज में ये ज्यादा दिखता है। ओके, अभी बोले यंग एज जो है, जो हमारी उम्र 14, 15, 20 साल जितने इस टाइम में दिखते हैं, तो ये आगे जाकर मिडिल एज में भी दिखते हैं मुहासे और तारुण्य पेटिका उसी टाइम उसी उम्र में भी आते हैं। हो सकता है क्या ऐसा? कभी कभार होता है, हर एक को नहीं होता, लेकिन अगर आपको मुहासों की तकलीफ पहले भी है तो वो यूजुअली 35 पर जाएगी अपने आप। लेकिन अगर मेनोपॉज, मिडिल एज से भी ज्यादा मेनोपॉज में अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो उससे भी छोटे छोटे फोड़े फुंसियां आते हैं, लेकिन इन्हें नहीं कहा जाता। रोजेशिया कहते हैं। और यहाँ पे और मेद से ज्यादा वात और रक्त की भी चिकित्सा करनी जरूरी होती है। तो ये उसमें से ट्रीटमेंट वाइज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ओके, जो क्लिनिक चलाते हैं उस वहाँ बहुत सारे काइंड के पेशेंट आते होंगे, हर तरह के पेशेंट होंगे, तो किस तरह से मुहासे दूर करने के लिए आप किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी थेरेपीज यूज करते हो और 4 पद्धति आप देते हैं उनके लिए? अच्छा,
जब भी क्या हो जाता है, क्लिनिक में जब भी पेशेंट आते हैं तो उपचार पद्धति से भी पहले हम एक बात पे ज्यादा गौर करते हैं, वो है हेतु। हेतु मतलब कॉजेस, कि किस वजह से ये मुहासे हो रही है। हम बहुत इन डिटेल, इन डेप्थ हिस्ट्री लेते हैं केस पेपर पे, कि क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, बचपन से आज तक कुछ बीमारियां हुई है, अभी का खाना कैसे है, ये सब फैक्टर्स हम सोचते हैं। कभी कभार हो जाता है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी में आते हैं, मुहासे हुए, तो उनमें पहले वो कॉन्स्टिपेशन दूर करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम ये कारण दूर नहीं करेंगे तो मुहासे एक ठीक भी होंगे लेकिन फिर से आ जाएंगे। बहुत है, कई में हार्मोनल प्रॉब्लम, अभी ऐसे देखा गया कि हार्मोनल प्रॉब्लम का मैंने आपको संबंध भी पहले बताया, लेकिन कुछ डिसीजेस है जैसे पीसीओडी, फाइब्रॉइड है, हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की कमी होना, या फिर ओबेसिटी मतलब वेट बढ़ना, थाउलिप, ऐसे डिजीजेस में भी एक्ने मतलब मुहासे एक सिम्टम एक से आता है। तो हमें एक्ने ट्रीट करने से पहले इन रोगों को ट्रीट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर को ट्रीट करे एक्ने आने वाले, तो जब पेशेंट आते हैं तो ये हेतु की ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी का ट्रैवलिंग ज्यादा है, मतलब खान पान सब है, लेकिन जैसे सेल्स होते हैं या फिर अब्रॉड हमेशा ट्रिप्स होते रहते हैं, तो खाना घूमना ज्यादा हो जाता है, तो उनमें वो हेतु दूर करना जरूरी होता है। अगर बाइक ट्रेन ट्रैवल, उनको मुख धावन मतलब चेहरा धोने के लिए हम अलग अलग काढ़े या फिर लेप देते हैं जिनका यूज करता है। और कभी अगर दूसरे कारणों से है, मुंह से इंटरनल मेडिसिन भी देना हमें जरूरी होता है। इंटरनल मेडिसिन भी जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि व्हाइट हेड, ब्लैक हेड है, इंफ्लेमेटरी एक्ने है, सिस्टिक एक्ने, उनमें भी शरीर में दोषों के कॉम्बिनेशन रहते, मतलब वात है, कफज है या ये देखना पड़ता, मतलब इन दोषों से बिगड़ने से होने वाले सिम्टम्स। तो हमें रुग्ण की प्रकृति मतलब बॉडी टाइप भी देखना पड़ता है और व्याधि की प्रकृति भी देखनी पड़ती है, मतलब कैसे है, अकॉर्डिंगली मेडिसिन दिया जाता है। कई बार हम पंचकर्म का इस्तेमाल करते हैं। सुश्रुत जी ने तो कहा है, सुश्रुताचार्य ने, कि अगर युवान पीड़िका मतलब मुहासों की ट्रीटमेंट करनी है तो उसमें छदनम मतलब वमन के पंचकर्म बहुत ही लाभदायक है। आए हुए मुहासे कम करने के लिए और फिर से मुहासे ना आने के लिए भी हम इस वमन पंचकर्म का इस्तेमाल करते हैं। और जो मैंने पहले आपको हार्मोनल डिसीजेस बताया जैसे पीसीओडी है, थायराइडिज्म है, फाइब्रोइड है, इसमें भी हम रुग्ण की प्रकृति के अनुसार वमन का उपयोग करते हैं। फिर रक्त मोक्षण, लीच थेरेपी है, लेप जो हम यूज करते हैं उसके लिए हम थोड़े मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज करते हैं। पिछले एक लेक्चर में भी इसकी बात हुई थी, जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, डर्मारोलर यूज करते हैं, जिनसे हमें हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का भी मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त होता है। तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि हमें इतना ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। इसमें हेतु की चिकित्सा बहुत जरूरी है। थैंक यू मैडम, ये जो आंसर आपने बताया कि आप इस तरह से ट्रीटमेंट अवेलेबल करके को ठीक करवा देते हैं। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में अभी केश आयुर्वेद के 108 ब्रांचेस हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कौन सा ही प्रॉब्लम है, आपको बालों के बारे में होगा, आपके मुहासे के बारे में होगा, आपके स्किन के बारे में होगा, तो आप आपके नजदीक में ब्रांच में जाकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके आपका प्रॉब्लम शेयर करने के बाद इलाज मिल जाएगा। मैडम, मुझे और एक चीज जाननी है, आपने इसके बारे में बताया, एक्ने और जो स्कार्स है, मुहासे के दाग है, इसका आपने जिक्र किया, आपने उसका मेंशन किया उसके, तो ये
परमानेंट निकालने से बाजार में और मार्केट में बहुत सारे क्रीम है, कौन क्रीम ले लो आप और कौन सा ही प्रोडक्ट ले लो, तो ये कौन सी एक लगाने से ये पिंपल्स ठीक होते हैं क्या उसके, और मुझे बार बार ये क्रीम यूज करना पड़ती है क्या, क्या है उसकी वजह से, होता है क्या ऐसा? हाँ, बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स भी यूज होते हैं। तो वो केमिकल्स अब हमें सूट होते हैं या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले भी हमें ये जानना जरूरी है कि ये स्कार्स है क्या। ये स्कार्स किस तरह के होते हैं, जैसे धब्बे है, दाग है और गड्ढे है। अभी क्या हो जाता है, अगर आपके हाथ में अगर कुछ लग जाए, कट हो जाए या फिर आप गिर जाए, तो वहां पे भी घाव होगा। वो घाव होने के बाद, वो ठीक होने के बाद वहां पे एक पपड़ी बनेगी जिसे स्कैब बोलते हैं, और उस वहां पे एक स्कार दिखता है कि मुझे यहाँ पे ये लगा था पहले, वो आप बता भी सकते हैं। वैसे ही चेहरे पे भी जब भी आप ये पिंपल फोड़ते हैं, उसको नाखून से खुरकते हैं, दबाते हैं, तो वहां पे घाव हो जाता है, और वो घाव ठीक के बाद वहां पे स्कार हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारी जो हाथ की या पैर की त्वचा है वो बहुत थिक है, लेकिन चेहरे की त्वचा बहुत पतली और नाजुक होती है। तो आप जितना उस पर ज्यादा घाव करेंगे, वार करेंगे, खुरचेंगे, उतने वो घाव डीप हो जाए। अगर छोटा सा धब्बा है तो एपिडर्मिस मतलब ऊपरी सतह पे रहा, अगर ज्यादा नीचे गया तो डीपर टिश्यूज में पहुंच जाए। लोग क्या करते हैं, बहुत बार एडवर्टाइज में देख के, कहाँ पे पढ़ के, व्हाट्सएप फेसबुक पे देख के प्रोडक्ट लेके आते हैं, और वो अपनी स्किन को सूट हो रहे हैं या नहीं, या फिर अपने स्कार्स कैसे है वो भी नहीं देखते, और इस्तेमाल करना शुरू कर देते। इसमें आपकी स्किन और डैमेज हो जाती है, और जब वो हमारे पास आते हैं तभी बहुत देर हो जाती है कभी कभार। अगर जैसे मैंने बोला, धब्बे मतलब त्वचा की ऊपरी सतह पे है, तो उसे मिटाना, मेडिसिन से मिटाना हमारे लिए बहुत आसान होता है, और पेशेंट के लिए भी बहुत सुखकर रहता है। लेकिन अगर ज्यादा डीप गए तो वो प्रोसीजर पेशेंट्स के लिए भी पेनफुल हो जाती है, और ज्यादा ही अगर डीप हो तो वो स्टार्ट नहीं निकलता। ओके, अपने जब मैंने पिछले सवाल में डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी क्रीम अच्छी है, क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड है, और किस कौन से लॉजिक और नीचे कि ये क्रीम लेने के बाद हमारा पिंपल्स निकल जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, इसका कोई रीजन है क्या उसके पीछे? रीजन मतलब बेसिकली आपका जो स्किन टाइप है, वो स्किन टाइप जान समझ के हमें उसका यूज करना रहता है। तो मैं तो पेशेंट्स को और अपने दर्शकों को ये सलाह दूंगी कि आप हमारे किसी भी एक्सपर्ट शाखा में से कोई भी शाखा के में जाके अपना स्किन टाइप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, मैं जब तक स्किन हमारी चेकिंग नहीं हो जाती है, स्किन टाइप पता नहीं चल जाता, तब तक हम क्रीम डिफाइन नहीं करते कि ये यूज करना है, इसका यही अर्थ है ना उसका? ओके, दोस्तों, जब भी हमें जिस तरह से प्रॉब्लम आ जाते हैं कि ये बाजार में क्रीम अवेलेबल है और ये हमने लिए है, ये हमने इस्तेमाल किए है, तो बहुत दिन यूज करें, जैसे कि मैंने 15 दिन लिए यूज किया तो मेरे पिंपल्स नहीं गए, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इसीलिए हमें कौन से क्लिनिक में जाकर, जहां पे स्किन, बालों का और हमारे पिंपल्स जो है उसकी ट्रीटमेंट किए जाती है, वहां जाना जरूरी है। एक बार अगर हमने वहां ट्रीटमेंट करने के बाद हमें पता चल गया कि मेरी स्किन इस टाइप की है, जैसे कि मैडम बोल रहे थे कि जो धातु है और पित्त, वात और कफ जो हमारी प्रकृति है, एक बार हमें पता चलने के बाद जो भी मेरी स्किन टाइप है, इसी हिसाब से हम क्रीम यूज कर सकते हैं और डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैंने मैडम को यही जिक्र कर रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ आगे ही
कि कौन से लॉजिक के ऊपर हम डिफाइन करेंगे कि ये क्रीम यूज करना है। हाँ मैडम। हाँ, कैसे हो जाता है, बाजार में बहुत सारे क्रीम्स अवेलेबल हैं लेकिन वो केमिकल बेस्ड, तो हम पेशेंट को वो इस्तेमाल करने की तरह नहीं, पेशेंट हमारे यहाँ आते ही क्लिनिक में इसलिए है कि उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना रहता है। तो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को जो मतलब उनकी है, उनका बॉडी टाइप है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। उसमें फेस पैक्स हो सकते हैं या फिर मुखधावन जैसे मैंने पहले बोला वो यूज कर सकते हैं, या फिर स्क्रब्स भी होते हैं। हर एक इवन आयुर्वेदिक ऑयल्स और क्लिंजर्स हम जो यूज करते हैं सोप, वो भी हर एक प्रकृति के लिए अलग होते हैं। हल्दी चंदन का अगर सोप है तो हम सबको एक ही हल्दी चंदन का नहीं देते, जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से वो हल्दी चंदन यूज है, यूज करना है या त्रिफला यूज करना है, वो डिसाइड किया जाता है। ओके ओके मैडम, हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ स्किन केयर टिप्स क्या देंगे? आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे टिप्स है लेकिन इंपॉर्टेंट टिप्स क्या देंगे आप स्किन केयर के लिए? अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको जो सूटेबल स्किन टाइप है उससे आप या फिर मतलब डॉक्टर से पूछ के सलाह लेके आप साबुन यूज कर सकते हैं। गुना पानी लेकिन उसके साथ ही अगर यूज करें तो बेहतर होता है। दिन में जब भी आपको स्किन ऑयली लगे तो ही आप चेहरा धोइए, उसे बिना रगड़ के एकदम सॉफ्टली धोना है, सहज जैसे वैसे करना। और पोंछते वक्त भी अगर यूज कर रहे हैं तो रगड़ना नहीं, तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पानी सिर्फ निकाल लेना है, बस इसको हम डैबिंग कहते हैं, बस उतना ही करना है। सात्विक, कम तीखा, कम तेल वाला, कम मसाले वाला सात्विक खाना, और सही टाइम पे खाए कि मीटिंग्स के है इसलिए मैंने खाना ही नहीं खाया, अभी 5 बजे खाना खाऊंगा, ऐसे ना हो। रात की नींद पूरी ले, जिससे जो टॉक्सिन हमारे शरीर में बनती है वो निकलने में सहायता होती है। अभी सीजन बारिश का है और थोड़ा कई कई जगह पे लोगों ने बाहर जाना, ऑफिस जाना शुरू किया है, तो बारिश के सीजन में खास कर ध्यान रखें कि आपका हेलमेट या फिर विंडशीटर, रेनकोट अगर आप कर रहे हैं तो वो साफ हो। अगर वो साफ नहीं है, वहां पे पसीना हुआ है, तो वहां पे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी वजह से आपको पिंपल आ सकते हैं। अगर आपको कोई सोप सूट नहीं करता तो मसूर की दाल है, का आटा, जो आप फेस वॉश की, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज वो है रिसर्च कि हमारा फोन हमारे टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा है, इसलिए वहां पे माइक्रो हम भर तो हमारा फोन से चिपका है, जो होगा वो तो यहाँ पे अगर ये रीजन गालों पे आपके अगर पिंपल्स ज्यादा है तो जरूर ये ध्यान रखें कि बीच बीच में अपने फोन दूसरे की चीजें इस्तेमाल न करें, मेकअप, लोशन, ऐसी चीजें एक दूसरे की यूज की जाती है और जिससे इन्फेक्शन होता है। पार्लर में अगर आप जाए तो साफ सुथरे नैपकिन यूज करें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इतनी आप चीज सावधानी बरतते हैं तो शायद आपके एक्ने तो मतलब आए है वो भी चलेंगे और जिनके नहीं उनके तो आएंगे भी नहीं। सही है मैडम। डेफिनेटली आपने जितने सारे टिप्स बताए ना, अगर यूज किया ना तो हमें वो पिंपल्स नहीं आएंगे। मैडम दिए आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतेगणों, आज हमने डॉक्टर स्निग्धा वर्तक मैडम के साथ चर्चा करने के बाद सीखा है कि पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन तकनीकों का उपयोग करते हैं तो पिंप से दूर जाएगी। यदि कोई समस्या है तो आप केयर की वेबसाइट
www.kshaib.com पर जा सकते हैं या हमसे मोबाइल नंबर 9270871200 पर संपर्क कर सकते हैं या आप केश आयुर्वेद ऐप डाउनलोड करके तत्काल सेवा प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आप ऑनलाइन परामर्श और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप तुरंत कॉल करके इसे ठीक कर सकते हैं। आप केश आयुर्वेद की नजदीकी शाखा में जा सकते हैं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इस पेज पर शाम 6 बजे नए विषय और डॉक्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।